शुरुआत में हम एक पुराने जमाने के आदमी को देखते हैं जो कि डिस्को डांसर की तरह कपड़ा पहना हुआ था और वो समंदर में कहीं पर जा रहा था। इसी बीच जब वो एक बोतल में यूरिन करता है और उसे जब वो एक मशीन में डालता है तभी उस मशीन से सफेद और मीठा पानी निकलता है जिसको वो सुबह की चाय की तरह पी जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो उस पानी से गुनगुना करने के बाद उस पानी को समंदर में फेंकने के बजाय उसे एक टब में फेंकता है जिसमें पौधे लगे हुए थे। दरअसल इस आदमी का नाम है दास्तान और ये समंदर में शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में है। अब आप सोच रहे हो कि किस मजबूरी में ये समंदर पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी की कहानी 2500 शताब्दी के ऊपर है, जहाँ पर दुनिया के सभी बर्फ पिघल चुके हैं और समंदर का पानी धरती के लेयर से 25,000 फुट ऊपर आ चुका है, जिस वजह से पूरे दुनिया में मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं। और जो लोग इस आपदा से जिंदा बचे हुए हैं वो लोग ऐसे ही नाव और जहाज में समंदर में भटक रहे हैं। उन लोगों को इस बात का भरोसा है कि दुनिया के आखिरी छोर पर कोई ना कोई ऐसी जगह होगा जहाँ पर ठोस मिट्टी होगा और वहाँ पर इंसान सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग उस ठोस मिट्टी की तलाश में भटक रहे हैं। इसी दौरान दास्तान समंदर में कुछ खाने की तलाश में जाता है और काफी देर तक मछली ढूंढने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। और वो जब अपने जहाज के ऊपर आता है तभी वो एक दूसरे नाव को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि समंदर में अगर कोई अजनबी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे का सामान अदला बदली करते हैं, लेकिन वो आदमी उसके साथ कोई भी सामान की अदला बदली करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं भिखारियों के साथ अपनी कीमती सामान को अदला बदली नहीं करता। दरअसल उस आदमी ने दास्तान के जहाज से एक संतरा चुराया है और इसीलिए वो दास्तान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो समुद्री लुटेरे भी आ जाते हैं, जिसको देखकर वो आदमी दास्तान को वो संतरे दिखाकर अपने बोट को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पर दास्तान को जहाज चलाना काफी अच्छी तरीके से आता था, इसीलिए वो अपने जहाज को उस आदमी के नाव के पीछे भगाता है और आखिर में वो उस नाव को बहुत बुरी तरीके से तोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों लुटेरों को देखते हैं जो कि हाथ में AK-47 लेकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद दास्तान अपने जहाज को लेकर समंदर के ऊपर मौजूद एक कबीले के पास जाता है और अपने पास मौजूद कुछ कबाड़ी के सामान को उन्हें दिखाता है। यहाँ पर उनका सरदार वो सामान लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमें इन सामानों की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल ये जगह इस समंदर का स्टेट बैंक है, जहाँ पर सारे व्यापारी बिजनेस करने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन लोगों के सामान के बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। यहाँ पर दास्तान उन्हें अपने पास रखी हुई मिट्टी को दिखाता है और वो लोग अपने टीन पत्ती के दरवाजे को खुल जा सिम सिम कहकर दास्तान के लिए खोल देते हैं। असल में चारों तरफ पानी होने की वजह से मिट्टी की कीमत अभी सोने से भी ज्यादा है और वो लोग इस मिट्टी से अनाज की खेती कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग उस मिट्टी को वजन करते हैं और दास्तान को उस मिट्टी के लिए 4 टक्का देते हैं। लेकिन दास्तान उनसे कहता है कि इस मिट्टी के लिए उन्हें 4 टक्का नहीं बल्कि 8 टक्का देना होगा, जिसको सुनने के बाद वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद दास्तान उन पैसों को लेकर एक दुकान पर जाता है जो कि सिर्फ एक नाम का ही दुकान था, क्योंकि उस दुकान में ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिसको दास्तान खरीद सके। इसीलिए दास्तान वहाँ पर पैसे देकर पानी पीता है और टमाटर का एक पेड़ खरीदता है, जिसके लिए उसे अपने आधे सिक्के उस दुकानदारिनी को देना पड़ता है जिसका नाम थी देवसेना। अब दास्तान जब अपने सामान को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी कबीले के कुछ लोग उसके पास आकर उसे उस कबीले की एक लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि ये लड़की जब तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी तब तुम हमारे जहाज की सभी कीमती सामान को लेकर यहाँ से जा सकते हो। दरअसल वो लोग दास्तान को उस लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि दास्तान काफी शक्तिशाली मर्द है और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी काफी शक्तिशाली होगा। लेकिन दास्तान उस लड़की के साथ संबंध बनाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से वो कबीले के लोग सोचते हैं कि शायद दास्तान कोई इंसान नहीं बल्कि जलपरा है, क्योंकि इतने दिनों तक अकेला रहने के बाद कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ संबंध बनाने से मना नहीं कर सकता है। इसीलिए वो कबीले के लोग दास्तान के ऊपर शक करके दास्तान को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी देखता है कि दास्तान के कान के पीछे एक अजीब सा निशान है जो कि दरअसल जलपरा के कान के पीछे होता है, इसलिए कबीले के सभी लोग मिलकर दास्तान को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दास्तान को वो लोग एक पिंजरे में डालकर उसे पानी में डुबोकर मारने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग किसी भी इंसान को मारने के बाद उसे नहीं फेंकते बल्कि उसके शरीर को पिघलाकर खाद बनाते हैं, जिससे वो लोग पेड़ पौधे में डालकर फसल उगाते हैं। अब दास्तान को जब वो लोग पानी में डुबोकर मार रहे थे तभी उनके कबीले के ऊपर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, जिस वजह से कबीले के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लुटेरों के पास बड़े बड़े महंगे महंगे हथियार से लेकर फाइटर जेट भी मौजूद था, जो कि यूक्रेन के पास भी नहीं था। वो लोग अपने महंगे महंगे हथियार से उस कबीले के ऊपर अंधाधुन गोली चलाते हैं, जिससे वो कबीला पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। इधर देवसेना दास्तान को डूबते हुए देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन इसके लिए दास्तान को उसे अपने साथ अपने जहाज में लेकर जाना होगा, जिसमें दास्तान मान जाता है और देवसेना के बेटी जिसकी नाम जूलिया थी उन दोनों को लेकर दास्तान जहाज में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया के पीठ के पीछे एक नक्शा है जो कि दरअसल उस जगह का नक्शा है जहाँ पर ठोस मिट्टी है, यानी जहाँ पर जमीन है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि दास्तान सच में एक जलपरा है और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। यहाँ पर दास्तान देवसेना से कहता है कि देवसेना और उसकी बेटी में से किसी को उसे मारना होगा, क्योंकि उनके पास पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं है और अगर उनमें से कोई भी नहीं मरती है तो वो तीनों ही पानी की वजह से मारे जाएंगे। जिसको सुनने के बाद देवसेना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से दास्तान को मना लेती है। दूसरी तरफ हम उस लुटेरों के सरदार को देखते हैं जिसका नाम गधेरा था और वो अपने साथियों से कहता है कि उसे वो बच्ची चाहिए जिसके पीठ के पीछे धरती का नक्शा है। अब गधेरा अपने सभी साथियों को जश्न करने के लिए उनकी तरफ सिगरेट फेंकता है। तभी एक बूढ़ा आदमी गधेरा से कहता है कि सरदार जहाज का तेल अभी खत्म होने वाला है, जिसको सुनने के बाद गधेरा बावला हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गधेरा अंधा होने के साथ साथ सनकी भी है, क्योंकि वो सिगरेट जलाने के बाद माचिस की तीली को पेट्रोल टैंक में फेंक देता है और इससे पहले कि जहाज का सत्यानाश होता वो आदमी उस माचिस की तीली को पकड़ लेता है और वो लोग बच जाते हैं। खैर यहाँ पर गधेरा अपने एयरफोर्स को उस टैटू वाली लड़की को पकड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हम दास्तान को देखते हैं जो कि अपने जहाज में देवसेना और जूलिया को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो एयरफोर्स आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको देखकर दास्तान हथियार लाने के लिए जहाज के नीचे जाता है। इधर देवसेना को लगती है कि दास्तान उस एयरफोर्स को देखकर डर गया है, इसीलिए देवसेना वहाँ पर मौजूद एक हथियार से एक फाइटर प्लेन के ऊपर शूट करती है और वो रस्सी सीधा जाकर उस प्लेन में अटक जाता है, जिस वजह से वो प्लेन उस जहाज को चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगता है। और तभी वहाँ पर दास्तान आकर किसी तरीके से उस रस्सी को काट देता है, जिससे वो प्लेन फ्री होकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि देवसेना ने ही ये सब कुछ किया था,
इसलिए दास्तान देवसेना के ऊपर गुस्सा होकर उसकी और उसकी बेटी की बाल काट देता है। इसके बाद जब वो लोग समंदर में भटक रहे थे तभी उन्हें एक दूसरा बोट नजर आता है, जिसको देखकर देवसेना दास्तान से कहती है कि हमें उस बोट के पास जाना चाहिए ताकि हमें उस बोट से खाने के लिए कुछ सामान मिल सके। लेकिन दास्तान उस बोट के पास जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो देवसेना की बातों में आकर उस आदमी के पास जाता है। वहाँ पर पहुंचकर दास्तान को पता चलता है कि वो आदमी एक सनकी है और वो देवसेना को खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास उसके बदले में दास्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो आदमी दास्तान को कागज दिखाता है और क्योंकि कागज की कीमत अभी काफी ज्यादा है और दुनिया में कहीं पर भी कागज नहीं है, इसलिए दास्तान देवसेना को आधे घंटे के लिए उस आदमी को दे देता है। लेकिन जब वो सनकी देवसेना की वस्त्र हरण कर रहा था तभी वहाँ पर दास्तान पहुंच जाता है और उस सनकी से कहता है कि हमारा डील खत्म हो चुका है, जबकि उसे देवसेना के साथ 5 मिनट भी नहीं हुआ था। इसलिए उस सनकी का दिमाग सटक जाता है और वो एक चाकू लेकर दास्तान को मारने की कोशिश करता है, पर दास्तान काफी शक्तिशाली था, इसलिए उल्टा दास्तान ही उस आदमी को जान से मार डालता है। अब दास्तान को पता था कि देवसेना और जूलिया भूखी है, इसलिए दास्तान पानी में कूद जाता है और एक मछली को पकड़कर लाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस मछली का भोजन करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा था दास्तान और देवसेना के बीच दूरियां भी कम हो रही थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इसी दौरान एक दिन दास्तान देखता है कि उनके जहाज के पीछे एक नाव है, जिसको देखकर दास्तान को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर जब देवसेना उस जहाज को देखती है तभी वो समझ जाती है कि वो जहाज समुद्री लुटेरों का है। इसीलिए वो दास्तान को बताती है कि वो समुद्री लुटेरे और वो लोग जूलियन के पीछे है, क्योंकि जूलियन के पीठ में दुनिया के आखिरी छोर में मौजूद धरती का नक्शा है। जिसको सुनने के बाद दास्तान देवसेना से कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। अब देवसेना कहती है कि हाँ होती है, क्योंकि उसे जब जूलिया मिली थी तब जूलिया के पास मिट्टी थी और मिट्टी सिर्फ धरती पर ही मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया देवसेना को पानी में बहते हुए मिली थी। इधर दास्तान को देवसेना की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो देवसेना को एक बॉक्स में डालकर समुद्र के नीचे लेकर जाता है और वहाँ पर पहुंचकर देवसेना देखती है कि समंदर के नीचे बहुत सारे आलीशान बिल्डिंग है जो कि अभी पानी के नीचे डूब गए हैं। खैर जब वो लोग पानी से बाहर आते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनके जहाज के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वो लोग उनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन दोनों को जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो दोनों कहते हैं कि उन्हें जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसको सुनने के बाद लुटेरों का सरदार गधेरा अपने लोगों को दास्तान और देवसेना को मारने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम जूलिया को देखते हैं जो कि जहाज के नीचे छुप गई थी और वो उन दोनों को मरते हुए सुनकर जहाज से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गधेरा अपने साथियों को दास्तान और देवसेना को मारने के लिए कहता है, लेकिन दास्तान देवसेना को लेकर किसी तरीके से पानी में कूद जाता है। अब पानी के अंदर देवसेना दास्तान से कहती है कि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, जिसके बाद दास्तान उसे पानी के अंदर लेकर जाता है और अपने मुंह से उसे सांस देता है। खैर कुछ देर बाद जब वो दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी वो दोनों देखते हैं कि उन समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। अब क्योंकि उनके पास और कोई जहाज या बोट नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में उस टूटे हुए जहाज के टुकड़े पर ही किसी तरीके से रहना पड़ता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और देवसेना दास्तान के ऊपर पिघल जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। इसके बाद दास्तान को पानी के नीचे एक कागज मिलता है जो कि उस सनकी आदमी ने उसे दिया था। उसको देखने के बाद दास्तान को पता चल जाता है कि सच में दुनिया के आखिरी छोर में जमीन है जहाँ पर इंसान जा सकते हैं और उस जगह पर जाने का नक्शा और कोई नहीं बल्कि जूलियन के पीठ के पीछे है। इसीलिए दास्तान फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में जूलियन को ढूंढ कर ही रहेगा, पर उसके पास जो जहाज था उसकी हालत ऐसा नहीं था कि वो उस जहाज को लेकर समंदर में कहीं पर जा सके। खैर तभी वहाँ पर एक आदमी उड़ते हुए गुब्बारे में आकर देवसेना को उसके नाम से पुकारने लगता है और देवसेना जब उस आदमी को देखती है तभी देवसेना उस आदमी को पहचान लेती है। दरअसल वो आदमी देवसेना के कबीले में रहता था, इसलिए वो आदमी देवसेना और दास्तान को अपने उड़ते हुए गुब्बारे में बुला लेता है और दास्तान उस गुब्बारे में बैठकर समुद्री लुटेरों को ढूंढने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद दास्तान को समुद्री लुटेरों का जहाज मिल जाता है और दास्तान किसी तरीके से छुपते छुपते उनके जहाज के ऊपर चढ़ जाता है। अब दास्तान गधेरे के पास आकर कहता है कि जूलियन को मेरे हवाले कर दो, लेकिन गधेरा जूलियन को उसके हवाले करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई भी जिंदा वापस लेकर नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान अपने पास मौजूद एक बम को पेट्रोल टैंक के अंदर डाल देता है, जिससे वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और कई सारे समुद्री लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद दास्तान जूलियन को ढूंढने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अंधेरा जूलियन को लेकर प्लेन में कहीं पर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल जाता तभी दास्तान वहाँ पर आकर किसी तरीके से उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। दूसरी तरफ उस उड़ते हुए गुब्बारे वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और दास्तान और जूलिया को गुब्बारे के ऊपर चढ़ा लेता है। इसी बीच दास्तान देखता है कि उस जहाज में एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी लुटेरे मारे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गधेरा अभी तक मरा नहीं था और वो एक पिस्टल से दास्तान के ऊपर शूट करता है, लेकिन वो गोली दास्तान को नहीं लगता और जूलिया उस बैलून से नीचे गिर जाती है। पर इससे पहले कि गधेरा जूलिया को पकड़ लेता, दास्तान किसी तरीके से नीचे आकर जूलिया को ऊपर उठा लेता है और वो सभी लुटेरे एक दूसरे के साथ टक्कर खाने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और वो सभी लुटेरे मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी को नक्शा पढ़ना आता था और वो जूलिया के पीठ के पीछे जो नक्शा था उसे पढ़ लेता है, जिसके बाद वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ठोस मिट्टी है। अब जमीन पर पहुंचकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक झोपड़ी दिखने को मिलता है, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें वहाँ पर 2 कंकाल देखने को मिलती है, जो कि दरअसल और किसी की नहीं बल्कि जूलिया के माता पिता की है। वहाँ पर वो टैटू करने वाले हथियार भी है, जिसके ऊपर उन लोगों ने जूलिया के पीठ के पीछे एक धरती का नक्शा बना दिया था। खैर इसके बाद दास्तान उन सभी को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि दास्तान एक जलपरा है और वो पानी में रहना ही पसंद करता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस खूबसूरत मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।